Okay, so in this video we'll be taking a look at the topic of papilledema. Papilledema को हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं और कंपेयर करते हैं विद द टॉपिक ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस और पेपिलाइटिस, लेकिन उसको हम बाद में स्टडी करेंगे और पेपिलेडिमा के पेपिलाइटिस से या ऑप्टिक न्यूराइटिस से क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी हम बाद में देखेंगे. फॉर दिस वीडियो विल सोलली बी लुकिंग एट एंड टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ पेपिलेडिमा. अब पेपिलेडिमा है क्या? एज अ नेम इंडिकेट्स. अच्छा, पेपिला का वर्ड ना हम यूज़ करते हैं ऑप्टिक डिस्क के लिए या ऑप्टिक नर्व के हेड के लिए, ठीक है. और अगर ऑप्टिक नर्व डिस्क का या ऑप्टिक नर्व हेड का एडिमा हो जाए और पैसिव एडिमा हो जाए ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज papilledema. ठीक है. So it's a passive edema of the optic nerve head secondary to raised intracranial pressure and it is nearly always bilateral. Definitely अगर हेड में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो रेज्ड है तो इट प्रीटी मच मेक सेंस कि दोनों आंखों में ही एडिमा हुआ होगा, दोनों आंखों की ऑप्टिक नर्व डिस्क में एडिमा हुआ होगा. सो इट इज़ वेरी लेस फ्रीक्वेंटली यूनिलेटरल, मोस्टली ये बायलेटरल ही होता है पेपिलेडिमा. ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है पेपिलेडिमा का फ्रॉम ऑप्टिक न्यूराइटिस कि ये बायलेटरल होता है. ठीक है. अच्छा, अब एटियोलॉजी क्या हो सकती है? सो हर वो कॉज जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ज़्यादा कराए. जो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो 16 to 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है और अगर ये ज़्यादा हो जाए लाइक 20 to 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो तो पेपिलेडिमा डेवलप होना शुरू हो जाता है. सो यू कैन से कि इट इज़ एन ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. जब भी हेड में इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेवल या उसका प्रेशर बढ़ेगा तो ऑप्टिक डिस्क का सेकेंडरी एडिमा शुरू हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो इसकी एटियोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि इंट्राक्रेनियल अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर या सीएसएफ का प्रेशर कौन कौन सी लीजन्स हैं जो ज़्यादा कर सकती हैं. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन. कोई ब्रेन का ट्यूमर है लाइक या ब्रेन का कोई एब्सेस है या सिस्ट है जो प्रेशर अप्लाई कर रही है ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को और जो सीएसएफ प्रेशर है ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ज़्यादा कर रही है. सो दैट इज़ अनदर रीज़न फॉर द अपीयरेंस ऑफ पेपिलेडिमा. तो इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है. सेकंड इज़ बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन. अगर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है जिसको हम सीडो ट्यूमर सेरिब्रा भी कहते हैं, ये ट्यूमर नहीं होता, जस्ट हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से भी पेपिलेडिमा डेवलप हो सकता है. अच्छा, थर्ड इज़ इम्पेयर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन. अगर सीएसएफ की सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है उसकी वजह से पेपिलेडिमा डेवलप हो सकता है. अगर लाइक ऑब्स्ट्रक्शन है वेंट्रिकुलर सिस्टम की लाइक एक्वेडक्ट की स्टेनोसिस हो सकती है. ठीक है. या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन है, मतलब कि किसी पाथवे में तो एबनॉर्मलिटी नहीं है लेकिन जो एब्जॉर्प्शन हो रही है एट द लेवल ऑफ जो वो विलाय के स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेक्टोनॉइड विलाय के स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड है जो कि होती है इन केस ऑफ इन्फेक्शन, हेमरेज, वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस. तो उनमें भी पेपिलेडिमा डेवलप हो जाता है. ठीक है. देन अगर इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस उसमें भी हो सकते हैं. अगर इंट्राक्रेनियल हेमरेज है लाइक सबरेक्टोइड हेमरेज उसमें भी हो सकता है. अगर हेड इंजरी हुई जिसको डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा है उसमें भी हो सकता है. सिस्टमिक कंडीशन लाइक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है या टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी उसमें भी हो सकता है. तो अगर हमें पेपिलेडिमा की कंप्लेन हो तो उसका हमने हाइपरटेंशन को ज़रूर स्क्रीन करना है पेशेंट को, उसका बीपी ज़रूर मेजर करना है. अगर कोई ट्यूमर है स्पाइनल कॉर्ड का उसको भी हमने रूल आउट करना है. और हाइपर वाइटामिनोसिस ए, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी में भी पेपिलेडिमा की कंप्लेन मिल सकती है, आईसीपी रेज हो सकता है. तो अपने इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है. ये सब आपके पॉसिबल कॉजेज होती हैं फॉर द अकरेंस ऑफ पेपिलेडिमा. हमने इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स की बात की, हमने इंट्राक्रेनियल बिनाइन हाइपरटेंशन की बात की है जिसको हमने सूडो ट्यूमर सेरेब्रे का, हमने इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शंस की बात की, हमने इंट्राक्रेनियल हेमरेज की बात की, हमने हाइपरवाइटामिनोसिस ए की बात की है, हमने हेड इंजरी की बात की है, हमने सिस्टमिक कंडीशंस की बात की, हमने ट्यूमर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात की और हमने इम्पेयर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन की बात की. तो ये सब उसकी टियोलॉजी में आ गई. अब पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने से ऑप्टिक डिस्क हेड का एडिमा हो रहा है वो देख लेते हैं. सो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है ना तो ये रेज्ड प्रेशर ट्रांसमिट होता है इनटू द पेरीन्यूरल सबरेक्टोइड स्पेस. अब पेरीन्यूरल मीन्स कि जो ऑप्टिक नर्व है उसके अराउंड जो सबरेक्टोइड स्पेस है, वी नो के सारी नर्व्स को, नर्व रूट्स को भी कवर किया होता है ना मेनिंजेस ने. तो जो मेनिंजेस कवर कर रही हैं ऑप्टिक नर्व को, उनकी जो सबरेक्टोइड स्पेस है वहाँ पर ट्रांसमिशन होती है रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की. जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अंडर प्रेशर डिफ्यूज़ होता है, जो कि प्रेशर बढ़ता है सीएसएफ का, तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द ऑप्टिक नर्व. अब सीएसएफ ऑप्टिक नर्व में डिफ्यूज़ हो चुके हैं जिसकी वजह से जो टिश्यू प्रेशर ऑप्टिक नर्व का वो बढ़ जाता है. टिश्यू प्रेशर बढ़ेगा, वो ब्लॉक कर देगा एक्सोप्लाज्मिक फ्लो को, रेटिना नर्व फाइबर. वी नो जो ऑप्टिक नर्व है उसने रेटिना में ही एंटर होना होता है, राइट, या वहीं से वो अराइज कर रही होती है एक्चुअली.
जिसकी वजह से जो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो है रेटिनल नर्व फाइबर्स में वो बंद हो जाता है क्योंकि टिश्यू का प्रेशर बढ़ गया एज अ लेवल ऑफ लेमना कर्ब्रोसा। तो लेमना कर्ब्रोसा के लेवल पे जो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो है रेटिनल नर्व फाइबर्स में वो रुक गया, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन होगी एक्सोप्लाज्म की बिफोर दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, लेमना कर्ब्रोसा के लेवल पे फ्लो रुका है रेटिनल नर्व फाइबर में एक्सोप्लाज्म का, तो उसके पीछे जो एक्सोप्लाज्म है उसकी एक्यूमुलेशन हो गई है। अब जो एक्सोप्लाज्म की एक्यूमुलेशन हो गई है बिफोर द लेवल ऑफ लेमना कर्ब्रोसा, दैट विल लीड टू द स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो एक्सोप्लाज्म की एक्यूमुलेशन ड्यू टू इंक्रीज टिश्यू प्रेशर secondary to the spinal fluid diffusion into the optic nerve is responsible for the optic nerve edema। ठीक है, अच्छा ये ऑप्टिक डिस्क एडिमा। ठीक है, जो स्वोलन एक्सोन्स होते हैं, अच्छा ना सिर्फ एक्सोन्स के लेवल पे एक्सोप्लाज्म की एक्यूमुलेशन हुई है, साथ ही साथ जो यू कैन से एडिमेटस एक्सोन्स हैं, ये जो यू कैन से इनलार्ज्ड एक्सोन्स है, ये क्या करते हैं, ये सर्कुलेटरी स्टेसिस भी कराते हैं, जिसको ये जो सराउंडिंग वेसल्स पड़ी हैं, जो नर्व्स पड़े सॉरी जो सराउंडिंग वेसल्स पड़ी हैं, वेन्स पड़ी हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल के सर्कुलेटरी स्टेसिस भी कॉज कराएंगे ना प्री लेमिनर रीजन, मतलब बिफोर द लेमिना कर्ब्रोसा। अब जब वेनस स्टेसिस होगी और डायलेटेशन होगी वेन्स की, उसके नतीजे में ब्रेक डाउन हो जाएगी ऑप्टिक डिस्क और ब्लड की बैरियर की, जिसकी वजह से फर्दर एक्यूमुलेशन होगी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की और एडिमा डेवलप होगा, एक्सोडेट्स डेवलप होंगे रेटिना के लेवल पे, हेमरेज मिलेंगे, कॉटन वॉल स्पॉट्स मिलेंगे। इसलिए जब हम रेटिनो स्कोपी करते हैं या सिंपली फंडोस्कोपी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें कॉटन वॉल स्पॉट्स के सिम्टम्स मिल रहे हैं, हेमरेज के भी सिम्टम मिल रहे हैं, साथ में ये एक्सोडेट्स भी मिल रहे हैं। तो ये पैथोजेनेसिस है कि बेसिकली सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा हुआ, सीएसएफ अंडर प्रेशर एंटर्स द ऑप्टिक नर्व, रेजेस द टिश्यू प्रेशर, ब्लॉक्स द एक्सोप्लाज्म फ्लो बिफोर द लेमिना कर्ब्रोसा एंड जस्ट बिफोर लेमिना कर्ब्रोसा एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सोप्लाज्म की वजह से एडिमा डेवलप होता है ऑप्टिक डिस्क हेड का। सेकंड ये है कि ये सर्कुलेटरी स्ट्रेसिस कराता है, डायलेटेशन होती है, वेन्स की लीकेज होता है सेलुलर फ्लूइड का आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द ब्लड एंड ऑप्टिक डिस्क बैरियर, और उसके नतीजे में एक्सोडेट्स होते हैं, कॉटन वॉल स्पॉट्स होते हैं, हेमरेजेस होते हैं और एडिमा होता है ऑप्टिक डिस्क हेड का। ये हो गया पैथोजेनेसिस ऑफ पेपिलोएडिमा। ठीक है, अब इस कॉजेज़ की वजह से और इन पैथोजेनेसिस की वजह से पेशेंट को क्लिनिकल फीचर्स क्या नज़र आते हैं, क्या कंप्लेंट्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो एक तो उसको सिस्टमिक सिम्टम्स आएंगे जिसका आई से कोई लेना देना नहीं है। तो आईसीपी जब ज़्यादा हो, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो हेडेक तो होगा याज में। ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है साइट होती है वेरिएबल होती है और ये कभी भी हो सकता है, लेकिन ये अर्ली इन द मॉर्निंग हेडेक बहुत कॉमन होता है आईसीपी की वजह से। जब रेज्ड आईसीपी होगा, जब पेपिलोएडिमा होता है, उसका हेडेक होता है, वो अर्ली मॉर्निंग बहुत कॉमन है और ये अग्रेवेट होता है बाय कफिंग, स्नीजिंग या स्ट्रेनिंग। इन्हीं सब हरकतों की वजह से भी नो कि आईसीपी बढ़ता भी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता भी है स्ट्रेनिंग पर, स्नीजिंग पर, कफिंग पर। तो इसकी वजह से जो पेपिलोएडिमा और हेडेक है वो भी बढ़ता है। और जब वॉमिटिंग करता है पेशेंट तो ये कम हो जाता है। ठीक है, जब वॉमिटिंग करेगा तो डेफिनेटली आईसीपी भी फॉल करेगा क्योंकि ब्लड में और बॉडी में फ्लूइड का लेवल भी फॉल कर रहा है, तो उसकी वजह से इसके जो हेडेक है वो रिलीव होगा। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग भी कंप्लेन आती है क्योंकि आईसीपी बढ़ा हुआ है और ये सडन होता है और ऑफन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है इस केस में, और डिटोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस भी मिलती है और लेकिन वो लेट स्टेज में होती है, उसमें ड्राउजीनेस भी हो सकती है और फिर अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। वो अगेन उसकी एक सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है आईसीपी रेज होने की। ओकुलर सिम्टम क्या मिल सकते हैं, तो रिकरेंट अटैक होते हैं, ट्रांजिएंट ऑब्स्कुरेशन ऑफ विजन की, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन होती है या डिक्रीज इन विजन होती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, इसमें ब्लैकिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, ग्रेइंग आउट इफेक्ट कहते हैं, और 10 से 15 सेकंड के बाद विजन वापस आ जाती है। और ये मोस्टली एसोसिएटेड होता है विद सडन चेंज ऑफ पोस्चर। सडन चेंज ऑफ पोस्चर आता है, आईसीपी एकदम से बढ़ जाता है और उसकी वजह से जब वो ज़्यादा पेपिलोएडिमा कॉज करेगा तो सडन लॉस ऑफ विजन, सडन ऑब्स्कुरेशन ऑफ विजन मिलती है। इसके अलावा डिप्लोपिया की कंप्लेन भी आती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल पाल्सी। डेफिनेटली आईसीपी बढ़ेगा तो नर्व्स तो वही है ना, 6 क्रेनियल नर्व है, 3rd क्रेनियल नर्व है, तो उसकी पाल्सी की वजह से डिप्लोपिया की कंप्लेन भी आएगी, तो विजन लॉस की भी कंप्लेन आएगी, साथ में डिप्लोपिया की भी कंप्लेन आएगी इनके साथ पेपिलोएडिमा। अच्छा, अब जो ऑकुलर साइंस हैं वो हम जो पिक करते हैं एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पेपिलोएडिमा। पेपिलोएडिमा अर्ली पेपिलोएडिमा भी होता है, फुली डेवलप्ड पेपिलोएडिमा भी होता है। इसके अलावा वी ऑल्सो गेट दी क्रोनिक पेपिलोएडिमा और एट्रोफिक पेपिलोएडिमा। तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, पहले अर्ली पेपिलोएडिमा, देन है फुली डेवलप्ड पेपिलोएडिमा, फिर है क्रोनिक पेपिलोएडिमा और फिर है एट्रोफिक पेपिलोएडिमा। अब इसको ना हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो पेपिलोएडिमा का जो डिफरेंट साइंस हैं, जो ऑकुलर साइंस है उसके डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग है। जो अगर अर्ली पेपिलोएडिमा की बात करें तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं, बट और साथ में जो विजुअल एक्यूटी है वो भी नॉर्मल है, पीपल रिएक्शन वो भी नॉर्मल है। ऑफ्थेल्मिक फाइंडिंग्स में हम देखते हैं कि देयर इज़ अ माइल्ड डिस्क हाइपरीमिया विद प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑप्टिक अप
मतलब जो हाइपरीमिया हो भी रहेगा ऑप्टिक डिस्क के लेवल पे, तो उसने ऑप्टिक कप को स्पेयर किया हुआ है। स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन, मतलब जो पहला सिम्टम मिलता है ना, अर्ली सिम्टम जो होता है वो ये होता है कि जो स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन है ना एट द डिस्क वो एब्सेंट हो जाती है, जो कि 80% ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है। सो जो हमें नॉर्मल वीनस पल्सेशन है वो नहीं मिलेगी अर्ली सिम्टम है ना, अर्ली पेप्लेडिमा में। इसके अलावा हमें ब्लरिंग मिलेगी डिस्क मार्जिन की, और पेरी पेपिलरी नर्व फाइबर स्ट्राइशंस होंगी, मतलब अराउंड द नर्व फाइबर हमें स्ट्राइशंस मिलेंगी, और साथ में वो होगा ब्लरिंग होगी डिस्क मार्जिन। तो ब्लरिंग और डिस्क मार्जिन, लॉस ऑफ विनस पल्सेशंस एंड पेरिपेपिलरी नर्व फाइबर स्ट्राइशंस, ठीक है। ये उसकी इंपॉर्टेंट है हमारे पास फाइंडिंग्स अर्ली स्टेज की। अगर हम बात करें फुली डेवलप पेप्लेडिमा की, अब फुली डेवलप हो गया तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, तो विजुअल एक्यूटी ना फुली डेवलप पेप्लेडिमा में भी मोस्टली नॉर्मल ही रहती है। द प्रिजर्वेशन ऑफ द सेंट्रल विजन सर्व्स टू डिफरेंशिएट पेप्लेडिमा फ्रॉम अदर कंडीशन दैट प्रोड्यूस डिस्क स्वेलिंग, ठीक है। इन केस ऑफ पेप्लेडिमा जो सेंट्रल विजन होती है वो नॉर्मल रहती है, और जो पीपल रिएक्शन होंगे वो भी नॉर्मल होंगे, मतलब इवन एट द स्टेज ऑफ फुली डेवलप पेप्लेडिमा जो विजुअल एक्यूटी है वो भी ठीक है, और पीपल रिएक्शन वो भी ठीक है। ऑफ्थेल्मिक फीचर्स क्या मिलेंगे इन केस ऑफ फुली डेवलप पेप्लेडिमा, डिस्क हाइपरीमिया तो होगा, और साथ में जो ब्लड डिस्क मार्जिन है ना वो भी एलिवेटेड होंगी, ठीक है। जो डिस्क है हाइपरेमिक है, और साथ में जो डिस्क इटसेल्फ है वो थोड़ी एलिवेटेड फील होगी, और साथ में उसकी ब्लड मार्जिन होगी। ब्लड मार्जिन से ऊपर भी थी, लेकिन अब हाइपरेमिया जो पूरी डिस्क का हो गया, और साथ में वो थोड़ी सी एलिवेटेड भी फील हो रही है। तो डिस्क इज़ हाइपरेमिक, एलिवेटेड एंड हैविंग ब्लड मार्जिन, ठीक है। बट जो ब्लड वेसल्स हैं अराउंड द डिस्क वो ऑब्सकर्ड हो चुके हैं एज द क्रॉस द डिस्क मार्जिन वेन्स आर एंगोज्ड एंड टॉर्चुअस। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो मोस्टली हमें ऑब्सकर्ड मिलते हैं, क्योंकि जो मार्जिन्स हैं वो ब्लरी हैं डिस्क के, और साथ में जो वहाँ पे वेन्स हैं वो टॉर्चुअस और एंगोज्ड हैं। मैं आपको आगे दिखाती भी हूँ। सो इन दिस इमेज यू कैन ऑब्जर्व कि जो डिस्क हाइपरीमिक है, ठीक है। हार्ड एक्सुडेट्स मिल रहे हैं उसके सराउंडिंग्स में, हार्ड एक्सुडेट्स जो कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से बन रहे हैं। इसके अलावा हमें और क्या मिल रहा है, एंगोज्ड एंड टॉर्चुअस वेन्स मिल रही हैं, ब्लड डिस्क मार्जिन मिल रहा है, जिसकी वजह से अगेन जो वेसल्स होंगी वो ऑब्सक्योर होंगी। जो वेनस पल्सेशन अगेन एब्सेंट है सेकंड स्टेज में भी, या फुली डेवलप पेप्लेडिमा में भी। और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जब 20 से 25 मिलीमीटर मर्करी तक एक्सीड कर जाता है, या सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक एक्सीड कर जाता है, तब हम ये वेनस पल्सेशन की एब्सेंस देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दैट इज 18 टू 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, 18 टू 20 नहीं, आई थिंक 16 टू 18 है, हाँ। अगर 20 टू 25 हो जाएगा तो मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट विल रिजल्ट इन ऑल दी सिम्टम्स। हेमरेज भी होता है, स्प्लिंटर हेमरेजेस और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस भी मिलते हैं ऑन द डिस्क और अराउंड इट, जस्ट लाइक हमने देखा था जैसे रेटिनोपैथी के और डिफरेंट हमने देखे सिम्टम्स, वैसे ही स्प्लिंटर और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस पेप्लेडिमा में भी रिजल्ट करते हैं, अगेन ड्यू टू द वीनस स्टेसिस एंड द लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड द लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम देयर, ठीक है। अच्छा, एक्सोडेट्स ऑफ कॉटन वूल स्पॉट्स भी बनते हैं अराउंड द डिस्क, ठीक है, एज यू कैन सी हियर एज वेल। मैक्यूलर स्टार, इनकम्प्लीट मैक्यूलर स्टार बनता है मैक्यूलर के लेवल पे विद टेम्पोरल पार्ट मिसिंग, तो एक इनकम्प्लीट मैक्यूलर स्टार भी हमें फुली डेवलप पेप्लेडिमा में मिलेगा। पेटॉन्स लाइन्स क्या होते हैं, सर्कमफ्रेंशियल रेटिनल फोल्ड्स होते हैं द पेरीपेपिलरी रीजन अराउंड द ऑप्टिक डिस्क। हमें ना यू कैन से सर्कमफ्रेंशियल से रेटिना के फोल्ड्स मिलते हैं, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं पेटॉन्स लाइन्स, तो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है पेप्लेडिमा का। और सेंट्रल कप जो होता है वो रिटेन होता है, और ये लेटर स्टेज में ही ऑब्लिटरेट होना होता है। तो ये हमने बात कर ली है फुली डेवलप पेप्लेडिमा का, पर अभी ये क्रॉनिक नहीं था, लेकिन अगर ये फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पेप्लेडिमा रहे, लॉन्ग स्टैंडिंग पेप्लेडिमा जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक पेप्लेडिमा, उसमें क्या होता है कि विजुअल एक्यूटी भी ऐसा कम हो जाती है, जो हेमरेजेस हैं एक्सोडेट्स एंड डिस्क एडिमा ये ऐसा रिजॉल्व हो चुका होता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेज में ज़्यादा होता है, लेकिन थर्ड स्टेज तक क्रॉनिक स्टेज तक ये कम हो जाता है। जो डिस्क अपीयरेंस है वो शैम्पेन कॉक लाग होते हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी सी कंस्ट्रक्टेड से हो जाती है। और जो विजुअल फील्ड है वो हमें जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो इनलार्ज होता हुआ मिलता है, और जो विजुअल फील्ड है वो कंस्ट्रक्ट होते मिलते हैं। अभी तक हमने ये बात की थी जो सेंट्रल विजन थी वो नॉर्मल थी, लेकिन अभी ये हुआ कि जो ब्लाइंड स्पॉट है वो इनलार्ज हो गया, जो विजुअल फील्ड है वो कंस्ट्रक्ट होने लग गई है। एंड द फाइनल स्टेज इज एट्रोफिक पेप्लेडिमा। एट्रोफिक पेप्लेडिमा होता है आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ पेप्लेडिमा, उसके 6 से 9 महीने बाद एट्रोफिक पेप्लेडिमा की स्टेज शुरू हो जाती है, जिसमें विजुअल एक्यूटी स्वेरली इम्पेयर हो जाती है, जो डिस्क भी ग्रेश वाइट हो जाती है। पहले वो सॉरी उस जैसी थी जो थी शैम्पेन कॉर्क जैसी, ठीक है, अब वो बिल्कुल ग्रेश वाइट हो गई है डिस्क, और साथ में उसके ब्लड मार्जिन है वो रिटेन रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, हम इनको रिवाइज भी करेंगे एट द एंड। हम पेप्लेडिमा को कंफ्यूज कर सकते हैं पेपिलाइटिस जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस की एक टाइप है। इसके अलावा सूडो पेप्लेडिमा मतलब ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन, ये भी एक डिजीज़ है। ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन की वजह से पेप्लेडिमा के सिम्टम्स आ सकते हैं। हाइपरमेट्रोपियम में भी आते हैं क्योंकि आईबॉल का साइज छोटा होता है। और परसिस्टेंट हाइलर टिश्यू ये कंजेंटल डिजीज़ है, इसमें भी हमें पेप्लेडिमा के सिम्टम मिल सकते हैं, ठीक है। और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में मिलते हैं, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी में मिलते हैं, और CRVO इसमें मिलते हैं।
अच्छा, पेप्टिडेमा का पेशेंट उसको हम असेस कैसे करेंगे? तो इसमें एक तो हमें सबसे पहले एक्सक्लूड करना है वाया सीटी और एमआरआई की स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं है ब्रेन में, ठीक है, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो। ब्लड प्रेशर चेक करना है क्योंकि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में भी पेप्टिडेमा होता है। फंडस को एग्जामिनेशन करना फॉर ऑल दी सिम्टम्स। फुल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है कि कोई क्रेनियल नर्व की तो मसला नहीं आ रहा, और फ्रिंजल एग्जामिनेशन भी करना है कि कोई स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। लेबॉर्ट्री वर्कअप कराना है फॉर सीबीसी एंड ईएसआर। ब्लड शुगर चेक कराना है क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी हमें ऐसे सिम्टम मिल रहे होते हैं। सर्ोलॉजी करानी है सिफिलिस के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। लंबर पंचर कराना है और देखना कि ओपनिंग प्रेशर कितना है, तो सही पता चल जाएगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेस तो नहीं हुआ हुआ। इसके अलावा सीएसएफ एनालिसिस करना है कि मेनिंजाइटिस वगैरह तो नहीं या कोई और तो सीएसएफ अनॉमली नहीं है। नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो हमें पता चल गया 10 to 20 सेंटीमीटर वाटर होता है। सो 10 to 18, माई बैड, 18 to 20, 20 to 25 तो अब नॉर्मल है ना, तो बहुत ज़्यादा है। 10 to 18 सेंटीमीटर वाटर इज नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर। और एलपी शुड नॉट बी कैरीड अनटिल हमने ये रूल आउट ना करते हो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं होगा। अगर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हुई तो देयर इज अ चांस हम एलपी करें तो वो हर्निएट कर जाए। इमेजिंग स्टडी में हमें सीटी करानी है टू एक्सक्लूड स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। एमआरआई करानी है अगेन टू एक्सक्लूड स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। हमें लार्ज वेंट्रिकल्स भी पता चल जाएंगे एमआरआई पे, और ऑप्टिक नर्व शीट डायमीटर का पता चल जाएगा। इसके अलावा होते हैं एक एमआरवी का एक टेस्ट होता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी, जो वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस को रूल आउट करते हैं, क्योंकि वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस में हमने देखा था कि हमें ऐसे सिम्टम मिलते हैं। पैरामेट्री कराएंगे ताकि ब्लाइंड स्पॉट करें पता चले कि वो इनलार्ज तो नहीं है। एफएफए कराएंगे टू चेक लीकेज फ्रॉम द डिस्क, या जो वेजल्स होंगे उनका बारे में पता चलेगा फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी पे। ट्रीटमेंट पेप्टिडेमा का ये होता है कि आप अंडरलाइन कॉज ऑफ ट्रीटमेंट जो कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर को ज़्यादा कर रही है, अगर रेस्ट आईसीपी कम हो जाएगा तो डेफिनेटली सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। उसमें हम डायरेटिक्स देते हैं, डायमॉक्स 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। रिपीटेड लंबर पंचर करते हैं ताकि फ्लूइड निकले। वेंट्रिकुलर लंबोपेरिटोनियल शंट भी डाल देते हैं अगर कोई मसला हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो वेंट्रिकुलर सिस्टम में, तो हम वेंट्रिकुलर लंबोपेरिटोनियल शंट भी डालते हैं, जिसपे हम जो वेंट्रिकुलर फ्लूइड है वो पेरिटोनियम में ड्रेन करना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर लंबोपेरिटोनियल शंट। ऑप्टिक नर्व शीट डिकम्प्रेशन भी करनी पड़ती है अगर ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ा हो, क्योंकि उसकी वजह से अगेन फिर विजुअल एक्टिविटी भी इम्पेयर होगी। अब अगर हम बात करें यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल पेप्टिडेमा की, जो मोस्टली पेप्टिडेमा होता है वो बायलेटरल ही होता है। अब यूनिलेटरल डिस्क स्वेलिंग होगी अगर कोई ऑक्यूलर और ऑर्बिटल लीजन है, ठीक है, अगर कोई आई की लीजन है या कोई ऑर्बिट की लीजन है, उसकी वजह से हमें यूनिलेटरल डिस्क स्वेलिंग मिल सकती है, लेकिन हम उसको पेप्टिडेमा नहीं कहेंगे क्योंकि वो आईसीपी रेज होने की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, पेप्टिडेमा अगर बायलेटरल डिस्क स्वेलिंग है तो वो हमेशा रेज आईसीपी की वजह से होता है, वो तो हमें पता ही है। अगर यूनिलेटरल पेप्टिडेमा है और रेज्ड आईसीपी है तो क्या मसला, मतलब मोस्टली तो रेज्ड आईसीपी की वजह से बायलेटरल होना चाहिए ना, लेकिन अगर रेज्ड आईसीपी की वजह से यूनिलेटरल पेप्टिडेमा हो सकता है तो वो दो कंडीशन में होता है। अगर फ्रंटल, इसको हम कहते हैं फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम। फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम में ये होता है कि कोई फ्रंटल लोब का ट्यूमर है जिसने एक तरफ की ऑप्टिक नर्व की और ऑप्टिक डिस्क की एट्रोफी कराई हुई है, ठीक है, और जो पेप्टिडेमा है वो दूसरी साइड पर डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका आईसीपी ज़्यादा था ना, तो एक जगह की तो ऑलरेडी हुई हुई है, एक जगह पे फ्रंटल लोब ट्यूमर है जिसने उसकी ऑप्टिक नर्व की या ऑप्टिक डिस्क की एट्रोफी करा दी है, तो जो आईसीपी रेज होगा वो दूसरी साइड पे होगा, ठीक है। और जो सीडो कैनेडी सिंड्रोम है, सीडो कैनेडी सिंड्रोम में ये होता है कि इसमें यूनिलेटरल पेप्टिडेमा होता है, इसमें रेज्ड आईसीपी होता है, और जो रेज्ड आईसीपी होता है इस किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है, लेकिन उसमें ना ऑलरेडी एक ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी है। एक इसमें तो फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम में तो एक ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी होती है ड्यू टू फ्रंटल लोब ट्यूमर, इसमें ड्यू टू एनी कॉज ऑप्टिक एट्रोफी है, ठीक है, और साथ में आईसीपी रेज है ड्यू टू एनी कॉज। तो बस ये है स्यूडो कैनेडी जिसमें ट्यूमर एग्जिस्ट नहीं करता, बस वैसे ही उसकी एट्रोफी है। और फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम में फ्रंटल लोब ट्यूमर की वजह से ऑप्टिक की एट्रोफी है, और उसके ऑपोजिट साइड की आई में पेप्टिडेमा है। इसमें भी ऑपोजिट साइड में पेप्टिडेमा होता है और आईसीपी रेज होता है, लेकिन दूसरे आंख में इसलिए पेप्टिडेमा नहीं हो रहा क्योंकि उसमें ऑप्टिक एट्रोफी है ड्यू टू एनी कॉज अदर देन द फ्रंटल लोब ट्यूमर, ठीक है, ये बात होगी। बस आगे ऑप्टिक न्यूरोटिक्स का टॉपिक हम अलग से स्टडी करेंगे। मैंने आपको ये बातें बतानी थी। ये बातें पेप्टिडेमा की रेज आईसीपी की हमने कॉजेज देखी हैं डिफरेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो पैथोजेनेसिस देखिए क्यों होता है, क्योंकि जो होता है वो CSF वो डायरेक्टली पुश होता है, डिफ्यूज होता है ऑप्टिक नर्व, और वहाँ पर टिश्यू प्रेशर रेज करेगा, एक्सोप्लाज्म फ्लो को ब्लॉक करेगा। एक्सोप्लाज्म जब वहाँ पर एक्युमुलेट करेगा तो स्वेलिंग होगी ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की, और उसकी फिर वहाँ से डिफ्यूजन भी शुरू हो जाएगी। डिफ्यूजन तो नहीं खैर, उसकी वो लीकेज शुरू हो जाएगी एक्सोप्लाज्म के फ्लूइड की और ये सब कुछ हो रहा है बिहाइंड द लेमिना कर्बोसा, ठीक है। अच्छा, और जो इसके अलावा जो स्वॉलन एक्सोन्स होंगे वो प्रेशर डालेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, वहाँ पर स्टेसिस कराएंगे जस्ट प्री लेमिनर रीजन में, और वेनस स्टेसिस से डायलेटेशन होगी और ऑप्टिक डिस्क ब्लड बैरियर ब्रेक होगा और कम्युलेशन हो जाएगा, सेलुलर फ्लूइड के एडीमा होगा, और इसी वजह से एडीमा भी होते हैं, हेमरेजेस भी होते हैं, एक्सोडेट्स भी होते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स पे अपीयर होते हैं। और मेन जो सिम्टम होता है पेप्टिडेमा का, हेडेक होता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, डिटोरेशन ऑफ कॉन्शियस होती है, इसके अलावा विजुअल एक्टिविटी का कम होना भी हम देख सकते हैं, ठीक है।
ओकुलर सिम्टम में अगेन रिकरेंट अटैक्स होते हैं ऑब्स्कुरेशन ऑफ विजन्स के, और साथ में डिप्लोपिया की कंप्लेन होती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑकुलर मसल्स। हमने डिफरेंट साइंस देख लिए अर्ली पेपिलोडेमा के, फुली डेवलप्ड पेपिलोडेमा के, और हमने ये देखा कि अर्ली में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, बस ब्लडिंग और डिस्क मार्जिन ही हमें मिल रहा था, और साथ में हमें वीनस पल्सेशन कम मिल रही थी, ठीक है, एब्सेंट मिल रही थी। फुली डेवलप्ड में अगर वीनस पल्सेशन तो एब्सेंट होगी, ब्लडिंग भी होगी, साथ में ऑप्टिक डिस्क होगी वो एलिवेटेड होगी, और हाँ यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वेन्स होंगी वो हमें टॉर्चर्स मिलेंगी, बस ये फाइंडिंग है। और साथ में हाँ और बहुत सारी फाइंडिंग है उसमें फुली डेवलप वाले में, कि मैकुलर स्टार मिलेगा, पेटॉन्स लाइंस मिलेंगी, सेंट्रल कार्प रिटेन मिलेगा, इसमें एक्सोडेट और कॉटन वॉल स्पॉट मिलेंगे, हेमरेजेस मिलेंगे, स्प्लिंटर और फ्लेम शेप वेनस पल्सेशन अगेन एब्सेंट है। क्रोनिक स्टेज में हम ये देखते हैं कि हेमरेजेस एक्सोडेट डिस्क एडिमा रिजॉल्व कर रहे हैं, विजुअल अक्यूटी रिड्यूस हो रहे हैं, डिस्क अपीयर लाइक अ शैंपेन कॉर्ड। एट्रोफिक पेपिलर एडिमा में डिस्क अपीयर लाइक अ ग्रेश वाइट विद ब्लड मार्जिन, ठीक है, और एट्रोफिक पेपिलर एडिमा 6 to 9 मंथ्स आफ्टर होता है, जो इसमें स्वेलिंग इम्पेयर होती है, और क्रोनिक स्टेज में जब ब्लाइंड से होता है लार्ज हो जाता है, विजुअल फील्ड बिगिंस टू कंस्ट्रिक्ट, लेकिन इसमें स्वेलिंग इम्पेयर हो जाती है। बाकी बस इसकी लैब डायग्नोसिस देखने हैं हमने, ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देखने हैं, और बस ये कि ऑप्टिक नर्व शीथ डिकम्प्रेशन इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर लंबर पेंटोरियल शंट इंपॉर्टेंट है, रिवेटेड लंबर पेंचर और डायूरेटिक्स। सो या दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ पेपिलर एडिमा। आई होप इट वाज हेल्पफुल।